नंबर 8 पढ़ रहे थे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसका मीनिंग था पृथ्वी के अंतिम छोर तक की यात्रा, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो टिशानी दोषी जो होती है वह अपनी जो यात्रा है वो साल की शुरुआत में स्टार्ट करती है, वह भी एक रशियन अनुसंधान जहाज़ के अंदर, और जिसका नाम होता है एकेडमिक सोकाल्स्की। और उसकी जो यात्रा होती है वह अंटार्कटिका के लिए होती है। और उसके बाद में इसने बताया है कि अंटार्कटिका जो है वो कैसा प्लेस है। तो अंटार्कटिका के बारे में अपन ने कल भी पढ़ा था कि यह प्लेस जो है वो कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडेस्ट प्लेस है। अब ये आता है कि टिशानी की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई थी। तो टिशानी दोषी की जो जर्नी है वह 13.09 डिग्री नॉर्थ भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर के अंदर जो मद्रास है वहाँ से शुरू हुई थी। और इसकी जर्नी के अंदर 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर और मैनी इकोस्फीयर जो थे वह शामिल थे। तो इस तरह से जब वह अंटार्कटिका पहुंचती तो उसकी जो जर्नी होती है वो टोटल 100 आवर्स की जर्नी हो जाती है, जो कि कार, एरोप्लेन और जहाज़ इन सबको मिला करके थी। फिर वो बताती कि कैसे उसका जो पहला एक्सपीरियंस था जब वो वहाँ पहुँची, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था, उसने कैसा महसूस किया था, वो सब वो बताती है। इसके बाद में वो बताती है कि लगभग 650 मिलियन ईयर्स पहले वहाँ पर एक गोंडवाना लैंड हुआ करता था, जो कि एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप था। और किस तरह से वह ख़त्म हो गया, किस तरह से वह धीरे धीरे जो है वह अलग अलग देशों के अंदर विभाजित हो गया और उसने आज के एक ग्लोब का रूप ले लिया। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब इसके आगे से हम स्टार्ट। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, यानी कि टिशानी दोषी आगे कहती है कि अब अंटार्कटिका की यात्रा करना यानी कि उस इतिहास का हिस्सा बनना है। यानी कि जो इतिहास जा चुका है, जो प्राचीन काल का इतिहास था, उस प्राचीन काल के इतिहास का हिस्सा बनना है। टू गेट अ ग्रास्प का मतलब होता है समझना किसी चीज़ को, ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, और वहाँ जाकर के हम ये चीज़ को समझे कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम कहाँ आगे बढ़ने वाले हैं। तो टिशानी कहती है कि अंटार्कटिका के ऊपर जाने से हमको ये समझ में आता है कि यहाँ का जो प्राचीन इतिहास था वो कैसा रहा होगा, हम कहाँ से आए होंगे और अब हम लोग जो है आगे किस तरफ बढ़ेंगे। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेंट फोल्ड्स। अब कॉर्डिलेंट फोल्ड्स का मीन क्या होता है? तो कॉर्डिलेंट फोल्ड्स का मीन होता है समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ। तो वो ऑथर कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है, यहाँ पर ये समझना महत्वपूर्ण है कि जो हमारी समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और ये जो हमारे प्री कैम्ब्रियन का मतलब होता है जो प्रागैतिहासिक काल होता है। तो जो हमारे जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंदर जो ये ग्रेनाइट की जो परतें हैं वो कैसे बनी, किस तरह से इनका निर्माण हुआ, ये सब समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सब हमें कब पता चलेगा? जब हम अंटार्कटिका जाएंगे। ओजोन एंड कार्बन, वहाँ पर जाकर हमें ओजोन परत के बारे में और कार्बन के बारे में भी पता चलेगा। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, और ये पता चलेगा कि कैसे हमारा जो है वो उद्भव हुआ है और कैसे हमारा एक्सटिंक्शन का मीन होता है विलोप्त हो जाना, और कैसे वहाँ पर किसी चीज़ों का विलोपन हुआ है। तो देखो अब विलोपन तो किस चीज़ का हुआ था? जैसे कल भी हमने पढ़ा था कि जो डायनासोर है उनका विलोपन होना शुरू हो गया था। और इवोल्यूशन किसका हुआ था? जैसे ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन हुआ था, जो मैमल्स थे, जो स्तनधारी जानवर थे, उनका उद्भव होना शुरू हुआ था। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर, जब आप ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ें जो है वह अ मिलियन ईयर्स यानी कि 10 लाख साल पहले हुई थी, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग। तो इससे क्या होता है कि ये सब सोच के हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा सा चकरा जाता है, ये सब सुन कर के कि किस तरह से इन 10 लाख सालों के अंदर जो है वो यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट। ठीक है, इमेजिन करो कि किस तरह से भारत का निर्माण हुआ है। तो ये बताता है कि जैसे कि इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ धकेला गया होगा, और जो एशिया है, बकल का मतलब होता है झुकाव होना,
और एशिया जो है वो थोड़ा सा झुक करके आगे बढ़ा होगा और इससे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ होगा। तो ऑथर ये बता रही है कि किस तरह से भारत का निर्माण हुआ था। तो भारत का निर्माण कैसे हुआ था कि भारत को नॉर्थ की तरफ धकेला गया होगा और उसके बाद में जो एशिया है वह थोड़ा सा, एशिया की जो चोटी है, बड़े बड़े जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो तो थोड़ी सी आगे झुक गई होगी और झुकने के बाद में वहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ होगा। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। तो ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है तैरना, और फिर आगे तिशानी कहती है कि साउथ अमेरिका जो है वह तैर करके नॉर्थ अमेरिका के साथ आ गया होगा, यानी कि उसके बाद में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है वह एक हो गए होंगे। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज। ड्रैग पैसेज का मीन होता है जो पतली गलियाँ होती है या फिर जिनको दर्रा बोलते हैं वो। टू क्रिएट कोल्ड सर्क्यूम्पोलर करंट। तो सर्क्यूम्पोलर करंट का मीन होता है जो ठंडी ध्रुवीय धाराएं होती है उनको कोल्ड सर्क्यूम्पोलर करंट कहा जाता है। तो ये कहता है, निशानी कहती है कि वहाँ पर जो दर्रे हैं उनका निर्माण हुआ होगा और वहाँ पर जो है वह ठंडी ध्रुव चक्रीय धाराएं जो है उनमें से बह कर के आगे बढ़ी होगी। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज, और जिससे क्या हुआ होगा कि जो अंटार्कटिका है उसको वहाँ पर ठंडा बनाए रखा होगा। डिजोलेट यानी सबसे अलग बनाकर रखा होगा, एकांत बनाकर रखा होगा। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरह से अंटार्कटिका जो है वो विश्व के अंतिम छोर में बसा हुआ है। तो अगर हम हमारा मैप देखते हैं तो देखते हैं कि जो अंटार्कटिका है वह मैप के अंदर सबसे नीचे आया हुआ है। तो ये यही कह रही है कि किस तरह से हमारे भारत का निर्माण हुआ होगा, किस तरह से साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया होगा, और ठंडी ठंडी जो ध्रुव हवाएं चलती है वह जो है किस तरह से दर्रा से होकर के गुजरी होगी। और इन सब कारणों से अंटार्कटिका जो है वो वहाँ पर ठंडा प्रदेश बना हुआ रहा और वह एक अलग स्थान बना हुआ रह गया। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ। तो यहाँ पर तिशानी अपने बारे में बात कर रही है कि सन वर्शिपिंग का मतलब होता है जो सूरज की पूजा करता है, यानी कि जो सूरज की गर्मी में रहने का आदी हो गया हो। साउथ इंडियन यानी कि दक्षिणी भारतीय, यानी कि मेरी तरह एक दक्षिणी भारतीय जिसको सूरज में रहने की आदत हो गई, जिसको सूरज की गर्मी की आदत हो गई है। 2 वीक्स इन अ प्लेस। तो ये जो जर्नी थी अंटार्कटिका की, ये जर्नी कितने समय तक के लिए थी? ये जर्नी 2 सप्ताह के लिए थी। तो वो कहते हैं कि एक ऐसे स्थान के ऊपर 2 सप्ताह तक रहना वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम यानी मात्रा आर स्टोर्ड, जहाँ पर पृथ्वी की लगभग 90% बर्फ़ की मात्रा जो है वो इकट्ठा करके रखी गई हो। इज़ अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। ये बहुत ही ठंडा प्लेस है, ठंडी संभावना है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी यानी रक्त संचरण एंड मेटाबॉलिक फंक्शन हमने योगा वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचा करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये कह रहा है कि ये कह रही है कि मेरा जैसा एक दक्षिणी भारतीय जो कि सूरज की गर्मी में रहने का आदी हो और जिसको 2 हफ्ते तक एक ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ पर पृथ्वी की टोटल बर्फ़ का 90% भाग जो है वो इकट्ठा करके रखा गया हो। तो ये जो है ये सोचते ही क्या होता है, न हमारा सिर्फ रक्त परिसंचरण बल्कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म फंक्शन जो होता है, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। लेकिन हमारी जो कल्पना जो होती है, अगर हम इसके बारे में कल्पना में भी सोचते हैं तो हम जो है वो कांप जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर कंपकपी छूट जाती है। तो चिलिंग प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कंपकपी छूटना। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जियांट पिंग पोंग बॉल। तो पिंग पोंग बॉल का मतलब होता है टेनिस बॉल जो होती है। तो ये टिशानी कहती हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर चलने, इसका मतलब है एक बहुत बड़ी विशाल टेनिस की बॉल के ऊपर चलने के समान है। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, डिवॉइड यानी रहित, जो कि किसी भी ह्यूमन मार्क यानी किसी भी मानवीय चिन्ह से बिल्कुल रहित हो। नो ट्रीज बिलबोर्ड्स बिल्डिंग, जहाँ पर न तो कोई पेड़ है, न कोई सूचना पट है और न ही कोई बिल्डिंग्स हैं, यानी कि न ही कोई घर बने हुए हैं। टिशानी बताती है अपना एक्सपीरियंस कि जब वो अंटार्कटिका पहुंची तो अंटार्कटिका के ऊपर उसको चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दी और उसने उस बर्फ़ की तुलना जो है वो एक टेनिस की बॉल से की है, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई निशान नहीं है, न तो कोई पेड़ है, न कोई बिलबोर्ड है, न ही कोई बिल्डिंग है। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर।
और टिशानी कहती है कि जब आप यहाँ अंटार्कटिका आते तो आप यहाँ पर पृथ्वी से रिलेटेड जितना भी आपका सेंस है वो सब खो देते हैं, और यहाँ पर जो टाइम है वो भी आपको ध्यान नहीं रहता है। यानी कि जो अंटार्कटिका के अंदर क्या होता है कि अगर दिन है तो वहाँ पर दिन ही रहेगा, अगर रात है तो वहाँ पर वो रात ही रहेगी, तो आपको ध्यान नहीं रहता कि कब सुबह हो रही है और कब शाम हो रही है। इसलिए वो कहती है कि आप यहाँ पर आकर के जो पृथ्वी से रिलेटेड जो टाइम होता है, जो जैसे कि सुबह 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो ये टाइम आपको ध्यान नहीं रहता, और जितने भी अर्थ से रिलेटेड जो साइंस होते हैं वो हम यहाँ पर आकर खो देते हैं। The visual scale ranges from the microscopic to mighty. माइक्रोस्कोपिक यानी छोटी, माइटी यानी बड़ी, यानी कि जो वहाँ पर देखने के जो दृश्य होते हैं, देखने का जो दृष्टिकोण होता है वो जो है वो सूक्ष्मतम से एकदम विशालतम होता है। यानी कि वहाँ पर आपको छोटी से छोटी चीज़ भी देखने को मिलेगी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी देखने को मिलेगी। माइजेज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। तो माइजेस का मीन होता है एक छोटा सा मच्छर, और माइट्स का मीन होता है माइट्स का मीन हम एक दीमक से ले सकते हैं, जो कि एक लकड़ी काटने वाला जानवर होता है। तो टिशानी कहती है कि यहाँ पे एक छोटे से छोटा मच्छर हो, चाहे फिर एक दीमक जैसा जानवर क्यों ना हो, या फिर एक ब्लू व्हेल क्यों ना हो, ये सब जो है वो हमें, एंड जो बड़े बड़े जो आइसबर्ग्स होते हैं, जो बड़े बड़े हिमखंड जो होते हैं, वो हमें यहाँ पर बड़े बड़े देशों के समान दिखाई देते हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्ड वॉज द साइज़ ऑफ बेल्जियम। और यहाँ पर एक इतने बड़े बड़े हिमखंड बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े हिमखंड है जिनकी साइज़ जो है वह एक बेल्जियम के जितनी है। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सूरियल 24 आवर्स ऑस्ट्रेल समर लाइट। और इस तरह से ये जो दिन जो है वह 24 घंटे जो है वह गर्मी के अंदर जो है वो निकलते रहते हैं। यानी कि वहाँ पर अगर धूप है तो वहाँ पर 24 घंटे धूप ही धूप रहेगी, और इस तरह से ये दिन जो है वो गुजरता जाता है। एंड यूबिक्यूटस साइलेंस इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंच। एवलेंच का मतलब होता है हिमस्खलन। और ये जो चारों तरफ जो शांति फैली हुई है, ये शांति जो है वह कभी कभार, ओकेजनली यानी कभी कभार, एवलेंच यानी हिमस्खलन। तो ये जो चारों तरफ शांति फैली हुई है, ये शांति जो है वो कभी कभी या तो हिमस्खलन से भंग हो जाती है, टूट जाती है। कॉन्सेक्रेट द प्लेस, और इससे क्या होता है कि ये इस प्लेस को जो है वो पवित्र बनाता है। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the earth geological history। तो इमर्जन का मीन होता है तल्लीन रखना। तो ये यहाँ पर जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये आपको इतना तल्लीन कर देती है, इतना फोर्स दे करके तल्लीन कर देती है कि आप अपने आप को जो है वो यहाँ पर इन द कॉन्टेक्स्ट यानी संतुष्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर आकर के पृथ्वी का जो भौगोलिक इतिहास है उसके अंदर अपने आप को तल्लीन कर देते हैं, और आप यहाँ आकर के आपको संतुष्टि मिलती है। इन फॉर द ह्यूमन द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। प्रोग्नोसिस का मीन होता है पूर्वानुमान लगाना, और ये कह रहा है कि ह्यूमंस के लिए जो है वह पूर्वानुमान लगाना अच्छी बात नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट यानी मानवीय प्रभाव। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स। तो ये जो यहाँ पर जो मानवीय सभ्यता है वो लगभग 12,000 सालों से जो थी वह न के बराबर थी। बेरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन अ जियोलॉजिकल क्लॉक, जैसे कि जो हमारी जियोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारी भौगोलिक घड़ी जो है उसके कुछ सेकंड के बराबर यहाँ पर कहा गया है। यानी कि कुछ सालों पहले यहाँ पर जो मानव सभ्यता थी वह न के बराबर थी। इन दैट शॉर्ट टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। और बहुत ही कम समय के अंदर हमने यहाँ पर आकर के, अंटार्कटिका पर आकर के जो है वो बहुत ज़्यादा हंगामा कर दिया है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर दी है। एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेज। और हमने क्या कर दिया है कि हमारा जो हमारी जो डोमिनेंस है, यानी कि हमारा जो प्रभाव है वो हमने इस प्रकृति के ऊपर डाल दिया है। यानी कि प्रकृति के ऊपर हमने एक तरह से हमारी जो
नक्काशी वो डाल दी है और हमने क्या कर दिया है यहाँ पर धीरे धीरे हमारे विलेज बनाना शुरू कर दिया, टाउन्स बनाना शुरू कर दिया, सिटीज़ बनाना शुरू कर दिया और मेगा सिटीज़ यानी महानगर बनाना शुरू कर दिया। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources। और जिस तरह से ये ह्यूमन पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है उसने हमें जो अन्य प्रजाति है उसके साथ में लड़ने के लिए छोड़ दिया है, यानी कि जो हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो सीमित संसाधन है उनके साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया है। And the unmitigated burning of fossil fuel has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और यह जो जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जो ये लगातार जो हम जीवाश्म ईंधन जो है जिनको हम जलाते जा रहे हैं, इसने जो है हमारे पूरे विश्व के ऊपर जो है वह एक काले रंग का कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट जो है वह छोड़ दी है, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि निश्चित रूप से धीरे धीरे ही सही हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाए